भारत की पवित्र धरती पर जब आक्रांताओं की तलवारें हिंदुस्तान को ललकार रही थी, एक शेर ने गर्जना की। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसा योद्धा जिसने वीरता से इतिहास लिखा, प्रेम से दिल जीता और बलिदान से अमर हो गया। ये कहानी है दिल्ली के शेर की, जिसने अपने देश और धर्म के लिए सब कुछ लुटा दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर तुम्हें भारत के गौरवशाली अतीत में ले जाएगा। 1166 अजमेर की रेगिस्तानी धरती पर चौहान वंश में एक नन्हा सूरज पैदा हुआ। पृथ्वीराज चौहान, उनके पिता राजा सोमेश्वर अजमेर के शक्तिशाली शासक थे और मां सोमलेखा एक बुद्धिमान और धार्मिक रानी थी। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। राजपूत राजा आपस में लड़ते थे और पश्चिम से विदेशी आक्रांता जैसे गजनवी और गौरी आंखें गड़ाए बैठे थे। लेकिन पृथ्वीराज का जन्म एक नए युग की शुरुआत था। पृथ्वीराज बचपन से ही असाधारण थे। गुरुकुल में उसने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी सीखी। उसकी तीरंदाजी इतनी सटीक थी कि लोग कहते थे कि वो शब्द भेदी बाण चढ़ाता है, आवाज सुनकर निशाना लगाता है। लेकिन उसका मन सिर्फ युद्ध में नहीं था। वो कविताएं लिखता, संगीत सुनता और रामायण महाभारत की कहानियों में डूबा रहता। उसकी माँ ने उसे धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाया और पिता ने वीरता का। 12 साल की उम्र में पृथ्वीराज ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी। एक डाकू गिरोह ने अजमेर के गाँव को लूटा। पृथ्वीराज ने अपने पिता की सेना के साथ हमला किया और डाकुओं को खदेड़ दिया। उसकी बहादुरी की कहानियां अजमेर से दिल्ली तक फैल गई। लोग कहने लगे, ये बालक एक दिन भारत का गौरव बनेगा। 1180 में जब पृथ्वीराज सिर्फ 14 साल का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसे अजमेर और दिल्ली का राजा बनाया गया। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बोझ, लेकिन पृथ्वीराज ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी माँ सोमलेखा ने उसे शासन सिखाया और उसके सेनापति कान्हा ने युद्ध सिखाया। पृथ्वीराज ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और चौहान साम्राज्य को मजबूत करना शुरू किया। 16 साल की उम्र में पृथ्वीराज ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। चंदेल राजा परमाल ने चौहानों पर हमला किया। पृथ्वीराज ने अपनी सेना को एकजुट किया और परमाल को हराया। उसने महोबा का किला जीता और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। उसकी वीरता की कहानियां पड़ोसी राज्यों तक पहुंची। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कवि भी था। उसने पृथ्वीराज रासो में अपनी जीतें और प्रेम कथाएं लिखी। उसका सबसे करीबी दोस्त चंद्रबरदाई एक कवि भी था, जिसने बाद में पृथ्वीराज रासो लिखा। 1191 में पहला तराइन युद्ध हुआ। महमूद गौरी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वीराज ने अपनी राजपूत सेना को एकजुट किया। उसकी सेना में हाथी, घोड़े और तीरंदाज भी थे। युद्ध भयंकर था। पृथ्वीराज ने खुद गौरी पर तीर चलाया तो उसके कंधे में लगा। गौरी घायल होकर भाग गया और पृथ्वीराज की जीत हुई और दिल्ली सुरक्षित रही। पृथ्वीराज की जीत का जश्न दिल्ली में गूंजा, लेकिन वो जानता था कि गौरी हार नहीं मानेगा। उसने अपनी सेना को और मजबूत किया, लेकिन जयचंद की दुश्मनी ने हालात बिगाड़ दिए। जयचंद ने गौरी से समझौता किया ताकि पृथ्वीराज को हराया जाए। 1192 में गौरी फिर लौटा, इस बार ज्यादा बड़ी सेना के साथ, और फिर दूसरा तराइन युद्ध हुआ। गौरी ने चालाकी दिखाई। उसने रात में पृथ्वीराज के शिविर पर हमला किया। उस समय राजपूत सेना थकी हुई थी और जयचंद की गद्दारी ने उन्हें और कमजोर कर दिया। पृथ्वीराज आखिरी सांस तक लड़ा। उन्होंने सैकड़ों दुश्मनों को मारा, लेकिन गौरी की सेना ने उसे घेर लिया और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। इसके बाद पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया। गौरी ने उसे अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज का हौसला नहीं टूटा। चंद्रबरदाई ने गुप्त रूप से गजनी पहुंचकर एक योजना बनाई। एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज की तीरंदाजी कला देखने की इच्छा जताई। पृथ्वीराज की आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाने को कहा। इसके बाद चंद्रबरदाई ने कविता पढ़ी, जिसमें गौरी की स्थिति का संकेत था, और इसके बाद पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाया और गौरी को मार गिराया। लेकिन इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को गौरी की सेना ने घेर लिया। दोनों ने एक दूसरे की तलवार से आत्म बलिदान दे लिया ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। पृथ्वीराज की शहादत ने उन्हें अमर कर दिया। पृथ्वीराज की शहादत के बाद दिल्ली गौरी के हाथ चली गई, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। पृथ्वीराज रासो ने उनकी वीरता और प्रेम को अमर किया। आज भी अजमेर और दिल्ली में लोग उन्हें हिंदुस्तान का शेर कहते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि वीरता और प्रेम कभी नहीं मरते।